नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। जवान बेटी के साथ अकेले सफ़र करते रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में जवान लड़कों के ग्रुप के कारण वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रही थी। लगभग 3 वर्ष बाद मैं देहरादून जा रही थी। देहरादून मेरे लिए एक शहर ही नहीं, एक मंजिल है, क्योंकि वह मेरा मायका है। उस शहर में पांव रखते ही जैसे मेरा बचपन लौट आता है। 10 दिनों बाद भैया की बड़ी बेटी शुभ्रा की शादी थी। मैं और मेघना दोपहर की गाड़ी से जा रही थी। मेरे पति राजीव बाद में पहुंचने वाले थे। कुछ तो इन्हें काम की अधिकता थी और दूसरा इनकी तो ससुराल है। ऐन वक्त पर पहुंचकर अपना भाव भी तो बढ़ाना था। मेरी बात और है, मैंने सोचा था कुछ दिन वहां चैन से रहूंगी, सबसे मिलूंगी, बचपन की यादें ताज़ा करूंगी और कुछ भैया भाभी के काम में भी हाथ बटाऊंगी। शादी वाले घर में 100 तरह के काम होते हैं। अपनी शादी के बाद पहली बार मैं शादी जैसे अवसर पर मायके जा रही थी। माँ का आग्रह था कि मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँ। माँ पूरी बिरादरी को दिखाना चाहती थी आखिर उनकी बेटी कितनी सुखी, कितनी संपन्न, या शायद दूर के रिश्ते की बुआ को दिखाना चाहती होगी जिनका लाया रिश्ता ठुकरा कर माँ ने मुझे दिल्ली में ब्याह दिया था। लक्ष्मी बुआ भी तो उस दिन से सीधे मुंह बात नहीं करती। शुभ्रा के विवाह में जाने का मेरा भी चाव कुछ कम नहीं था। उस पर माँ का आग्रह। हम दोनों माँ बेटी ने बड़े ही मनोयोग से समारोह में शामिल होने की तैयारी की थी। हर मौके पर पहनने के लिए नई तथा आधुनिक पोशाक, उससे मैचिंग चूड़ियाँ, गहने, सैंडल और न जाने क्या क्या जुटाया गया। पूरी उमंग और उत्साह के साथ हम स्टेशन पहुंचे। राजीव हमें विदा करने आए थे। हमारे सहयात्री कॉलेज के लड़के थे जो किसी कार्यशाला में भाग लेने देहरादून जा रहे थे। हालांकि गाड़ी चलने से पहले वह सब अपने सामान के यहाँ वहाँ रख रखाव में ही लगे थे। फिर भी उन्हें देखकर मैं कुछ परेशान हो उठी। मेरी परेशानी शायद मेरे चेहरे से ही झलकने लगी थी, जिसे राजीव ने भांप लिया था। ऐसे में वे कुछ खुलकर तो नहीं कह पाए, लेकिन मुझे सचेत रहने के लिए अवश्य कह गए। यही कारण था कि चलते चलते उन्होंने उस लड़कों से भी कुछ इस तरह से बात की जिसे यात्रा के दौरान माहौल हल्का फुल्का बना रहे। गाड़ी ने गति पकड़ी और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। लड़कों में अपनी अपनी जगह तय करने के लिए छीना झपटी चूहलबाजी शुरू हो गई। वैसे मुझे युवा पीढ़ी से कभी कोई शिकायत नहीं रही, न ही मैंने कभी अपने और उनमें कोई दूरी महसूस की। मैं तो हमेशा घर परिवार के बच्चों और नौजवानों की मनपसंद आंटी रही हूँ। मेरा तो मानना है कि नौजवानों के बीच रहकर अपनी उम्र के बढ़ने का एहसास ही नहीं होता। लेकिन उस समय मैं लड़कों की शरारतें और नोकझोंक से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो उठी थी। ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ गलत कर रहे थे, शायद मेरे साथ मेघना का होना मुझे उनके साथ जुड़ने नहीं दे रहा था। कुछ आजकल के हालात भी मुझे परेशान किए हुए थे। देखने में तो सब भले घरों के लग रहे थे, फिर भी एक साथ 6 लड़कों का ग्रुप, ऊपर से किसी बड़े का ना होना, उस पर उम्र का ऐसा मोड़ जो उन्हें शांत, सौम्य और गंभीर नहीं रहने दे रहा था। मैं भला परेशान कैसे ना होती। मेरा ध्यान शुभ्रा की शादी में जाने की खुशी और रास्ते के बाग बगीचे, खेत खलियानों से हटकर बस उन लड़कों पर केंद्रित हो गया था। थोड़ी ही देर में हम उन लड़कों के नामों से ही नहीं, आदतों से भी परिचित हो गए। घुंघराले बालों वाला सांवला सा नटखट अंकित फिल्मों का शौकीन लगता था। उसके उठने बैठने में फिल्मी अंदाज था तो बातचीत में फिल्मी डायलॉग और गानों का पुट था। एक लड़के को सब सैम कहकर बुला रहे थे, या उसके माता पिता का रखा नाम तो नहीं लगता था शायद, या दोस्तों द्वारा दिया गया नामकरण था। चुस्त दुरुस्त सैम चाल ढाल और पहनावे से खिलाड़ी लगता था। मजली कद काठी वाला इस ग्रुप का लीडर जान पड़ता था। नेवी कट बाल, लंबे और घने मूछें और बड़ी बड़ी आंखों वाले इससे पूछे बिना लड़के कोई काम नहीं कर रहे थे। बिना मैचिंग की ढीली ढाली टी शर्ट पहने बिखरे बालों वाला बेपरवाह सेहत वाला समीर था, जो हर समय चिंगम चबाता हुआ बोलचाल में इंग्लिश भाषा के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा कर रहा था। मेरे पास बैठे लड़के का नाम मनीष था। लंबा, गोरा चिट्टा, नज़र का चश्मा पहने वह नीली जीन्स और कीमती टी शर्ट में बड़ा स्मार्ट लग रहा था। कुछ शर्मीले स्वभाव का पढ़ाकू सा लगने वाला मनीष कान में ईयरफोन और एक हाथ में मोबाइल, पर दूसरे हाथ में एक इंग्लिश नोवेल लेकर बैठा ही था कि आगे बढ़कर रजत ने उसका नोवेल छीन लिया। रजत बड़ा ही चुलबुला, गोल मटोल और हंसमुख लड़का था।
हंसते हुए उसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ते थे। रजत पूरे रास्ते हंसता रहा, हंसाता रहा। पता नहीं क्यों मुझे लगा उसकी हंसी, उसकी शरारतें सब मेघना के कारण है। इसलिए हंसना तो दूर, मेरी नज़रों का पहरा हर दम मेघना पर बैठा रहा। मेरे कारण ही मेघना बेचारी भी दमी घुटी सी या तो खिड़की से बाहर झांकती रही या आंखें बंद करके सोने का नाटक करती रही। वैसे ना मैं ही ऐसी माँ और ना मेघना ही इतनी पुरातन पंथी लड़की है। वह तो हमेशा सहशिक्षा में ही पड़ी। वह क्या कॉलेज में लड़कों के साथ बातचीत, हंसी मजाक नहीं करती होगी? फिर भी न जाने क्यों, शायद घर से दूरी या अकेलापन मेरे मन में असुरक्षा की भावना को जन्म दे गया था। उनसे परिचय के आदान प्रदान और बातचीत में मैंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। मुझे लगा वह मेघना तक पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ी बनाएंगी। उन लड़कों के बहानों से उठी नज़रें जब मेघना से टकराती तो मैं बेचैन हो उठती। उस दिन पहली बार मेघना मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़र आई और पहली बार मुझे बेटी की खूबसूरती पर गर्व नहीं हुआ। मुझे शादी में इतने दिन पहले इस तरह से जाने के अपने फैसले पर भी झुंझुनाहट होने लगी थी। वास्तव में मायके जाने की खुशी में मैं भूल गई थी कि आजकल महिलाओं का अकेले सफ़र करना कितना जोखिम का काम है। वह सभी खबरें जो पिछले दिनों मैंने समाचार पत्रों में पढ़ी थी, एक एक करके मेरे दिमाग पर दस्तक देने लगी थी। कई घंटों के सफ़र में आमने सामने बैठे यात्री भला कब तक अपने आसपास से बेखबर रह सकते हैं। काफ़ी देर तक तो हम दोनों मुंह सी कर बैठी रही, लेकिन धीरे धीरे दूसरी तरफ से परिचय पाने की उत्सुकता बढ़ने लगी। शायद यात्रा के दौरान यह स्वाभाविक भी था। यदि सामने कोई परिवार बैठा होता तो क्या खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान किए बिना हम रहती? और अगर सफ़र में कुछ महिलाओं का साथ होता तो क्या वह ऐसी ही अजनबी बनी रहती? उन कुछ घंटों के सफ़र में तो हम एक दूसरे के जीवन का भूगोल, इतिहास, भूत और वर्तमान सब बाँच लेती, क्योंकि वे जवान लड़के थे। मेरे साथ मेरी जवान बेटी थी, इसीलिए उनकी उठी हर नज़र मुझे अपनी बेटी से टकराती लगती। उनकी कही हर बात उसी को ध्यान में रखकर कही हुई लगती। उनकी हंसी मजाक में मुझे छींटा कसी और ओछापन नज़र आ रहा था। कुछ घंटों का सफ़र जैसे सदियों में फैल गया था। दोपहर कब शाम में बदली और शाम कब रात में बदल गई मुझे खबर ही नहीं हुई, क्योंकि मेरे अंदर भय का अंधेरा बाहर के अंधेरे से ज़्यादा घना था। हालांकि जब भी कोई स्टेशन आता, लड़के हमसे पूछते कि हमें चाय पानी या किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता तो नहीं। उन्होंने मेघना को गुमसुम बैठे और बोर होते देखा तो अपनी पत्रिकाएं भी पेश कर दी और फिर अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। जब जब उन्होंने कुछ खाने के लिए पैकेट खोले तो बड़े आदर से पहले हमें ऑफ़र किया, हालांकि हम हमेशा मना करती रही। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि जब आपत्ति करने लायक कोई बात ही नहीं तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों सहज नहीं हो जाती। लेकिन तभी मन के किसी कोने में बैठा भय फन फैला देता कि कहीं मेरी जरा सी ढील बात को इतना दूर न ले जाए कि मैं उसे समेट ही ना सकूं। मैं तो पल पल यही मना रही थी कि यह सफ़र कब ख़त्म हो और मैं खुली हवा में सांस ले सकूं। अगला स्टेशन आने वाला था। गाड़ी वहाँ कुछ ज़्यादा देर के लिए रुकती। डिब्बे में स्वाभाविक हलचल शुरू हो गई। तभी एक अजीब सा शोर कानों में टकराने लगा। गाड़ी की गति धीमी हो गई थी। स्टेशन आते आते बाहर का कोलाहल कर्णभेदी हो गया था। हर कोई खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश ही कर रहा था कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी। बाहर का दृश्य सन कर देने वाला था। हजारों लोग गाड़ी के पूरी तरह रुकने से पहले ही उस पर टूट पड़े थे, जैसे शेर शिकार पर झपटता है। स्टेशन पर चीख पुकार, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हर तरफ आतंक का वातावरण था। इससे पहले कि हम कुछ समझते, बीसियों लोग डब्बे में चढ़कर हमारी सीटों के आसपास यहाँ वहाँ जुटने लगे, जैसे गुड़ की डली पर मक्खियाँ चिपकती चली जाती हैं। वह स्टेशन नहीं, मानो मनुष्य का समुंदर पर बना हुआ बांध था जो गाड़ी के आते ही टूट गया था। प्लेटफॉर्म पर सिर ही नजर आ रहे थे, तिल रखने को भी जगह नहीं थी। कहीं सिर खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेघना ने घबरा कर खिड़की बंद करनी चाही तो कई हाथ अंदर आ गए जो सब कुछ झपट लेना चाहते थे। मेघना को पीछे हटाकर सैम और अंकित ने खिड़कियां बंद कर दी। पलटकर देखा तो मनीष, रजत और ईश तीनों अंदर घुस आए पुरुषों के रेवड़ को खदेड़ने में लगे थे। किसी को धक्का दे रहे थे तो किसी से हाथापाई हो रही थी। समीर ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी सारा सामान बंद खिड़कियों के पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
लड़कों को उन धोती कुर्ताधारी निपट देहातियों से उलझते देखकर जैसे ही मैंने हस्तक्षेप करना चाहा तो इस ओर से एक साथ बोल उठे, आंटी जी आप दोनों निश्चिंत होकर बैठिए, बस जरा सामान का ध्यान रखिएगा, इनसे तो हम निपट लेंगे। तब याद आया कि सुबह देहरादून में एक विशाल राजनीतिक रैली होने वाली थी जिसमें भाग लेने यह सारी भीड़ देहरादून जा रही थी। लगता था जैसे रैली के उद्देश्य और उसकी आवश्यकता से उसमें भाग लेने वाले अधिक थे। ठीक वैसे ही उस रैली के परिणाम और इससे आम आदमी को होने वाली परेशानी से रैली के आयोजक भी अनभिज्ञ थे। पूरी गाड़ी में लूटपाट और जंग सी छिड़ी थी, जैसे वह गाड़ी ना होकर शोर और दहशत का बवंडर था जो पटरी ऊपर दौड़ता चला जा रहा था। लड़कों का पूरा ग्रुप हम दोनों माँ बेटी की सुरक्षा के लिए डट गया था। एक मजबूत दीवार खड़ी थी हमारे और अनचाही भीड़ के बीच। उन छयों की तत्परता, लगन और निष्ठा को देखकर मैं मन ही मन नतमस्तक थी। उस पल शायद मेरा अपना बेटा भी होता तो क्या इस तरह अपनी माँ और बहन की रक्षा कर पाता। उस स्टेशन से लेकर देहरादून तक के उस कठिन सफ़र में वे ना बैठे ना उन्होंने कुछ खाया पिया। इस बीच वे अपनी शरारतें, चूहलबाजी, फिल्मी अंदाज सब कुछ भूल गए थे। उनके सामने जैसे एक ही उद्देश्य था, हमारी और सामान की सुरक्षा करना। मैं आत्मग्लानि की दलदल में फंसती जा रही थी। इन बच्चों के लिए मैंने क्या धारणा बना ली थी जिसके कारण मैंने एक बार भी इनसे ठीक व्यवहार नहीं किया था, एक बार भी इनसे प्यार से नहीं बोली, ना ही इनके हास परिहास या बातचीत में शामिल हुई। क्या परिचय दिया मैंने अपनी शिक्षा, अनुभव, सभ्यता तथा संस्कारों का, और बदले में इन्होंने इतना दिया, इतना शिष्ट सम्मान तथा सुरक्षा। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि वास्तव में महिलाओं का अकेले यात्रा करना इतना असुरक्षित है। साथ ही एक सीख भी मिली कि कम से कम शादी विवाह करते हुए या यात्रा पर निकलने से पहले हमें उस शहर में होने वाली राजनीतिक रैलियों, झलसे, जुलूसों की जानकारी भी ले लेनी चाहिए। उस दिन महिलाओं के साथ घटी दुर्घटनाएं समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ व टेलीविज़न चैनलों की सुर्खियां बनकर रह गई। कुछ घटनाओं को तो वहां भी जगह नहीं मिल पाई। देहरादून स्टेशन का हाल तो उससे भी बुरा था। प्लेटफॉर्म तो जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया था। सामान, बच्चे, महिलाओं को लेकर यात्री उस भीड़ से निपट रहे थे। चीख पुकार मची थी। भीड़ स्टेशन की दुकानें लूट रही थी। दुकानदार अपना सामान बेचने में लगे थे। प्रलय का सा आतंक हर यात्री के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। इतना सारा कीमती सामान और साथ में जवान बेटी, उस पर ऐसी भीड़ जिसकी कोई नैतिकता न सोच, बस एक उन्माद होता है। वैसे तो भैया हमें लेने स्टेशन पर आए हुए थे, लेकिन उस भीड़ में हम उन्हें कहाँ मिलते। उस भीड़ में तो सामान उठाने के लिए कुली भी नहीं मिल सका। उन लड़कों के पास अपना तो मात्र एक बैग था। अपने बैग के साथ साथ सैम ने हमारी बड़ी अटैची ले ली। छोटी अटैची मेरे मना करने पर भी मनीष ने ले ली। हालांकि उसमें पहिए लगे हुए थे तो परेशानी की कोई बात नहीं थी। मेघना के पास की बोतल तथा मेरे पास मात्र मेरा पर्स रह गया था। हमारे दोनों बैग भी ईश और अंकित के कंधों पर लटक गए थे। उन सब ने भीड़ में एक दूसरे के हाथ पकड़कर घेरा सा बना लिया जिसके बीच हम दोनों सुरक्षित चल रही थी। उन्होंने हमें स्टेशन से बाहर ऐसे सुरक्षित निकाल लिया जैसे आग से बचाकर निकाल लाए। मेरे पास उनका धन्यवाद अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उस दिन अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना सोचने मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने जब उनका आभार प्रकट किया तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा था, क्या बात करती हैं आप आंटी, यह तो हमारा कर्तव्य था। दिल से मैंने उन्हें शुभ्रा की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया, लेकिन उनका आना संभव नहीं था क्योंकि वे मात्र 4 दिनों के लिए देहरादून एक कार्यशाला में शामिल होने के लिए आए थे। उनके लिए 10 दिनों तक रुकना असंभव था। फिर भी एक शाम हमने उन्हें खाने पर बुलाया, सबसे उनका परिचय करवाया। वह जान पहचान बहुत ही सहज, रोचक और यादगार रही। सुशिक्षित, सभ्य तथा मिलनसार थे। हम लोग अक्सर युवा पीढ़ी को गैर जिम्मेदार, संस्कार विहीन तथा दिशा विहीन कहते, लेकिन हमारा ही अंश और हमारे ही दिए संस्कारों को लेकर बड़ी हुई यह युवा पीढ़ी भला हमसे अलग सोच वाली कैसे हो सकती है। अवश्य उन्हें समझने में कहीं ना कहीं हमसे ही
चूक हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको कहानियाँ ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।